ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 32 टुडे। और आज से हमारा मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है इस कोर्स का वो स्टार्ट होगा। आपने पहले तकरीबन 6 चैप्टर जो हैं चैप्टर 25 से लेके चैप्टर 31 तक जितना भी कुछ पढ़ा है वो सारे का सारा इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड था। इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कहने का मतलब है ये है कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमने आगे चल के पढ़ी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप चार्जेस की मोशन को कहते हैं। और हमने सिंपली चार्जेस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, फिर चार्जेस की इंट्रैक्शन पढ़ी कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, ये फोर्सेस लगाते हैं। और फिर उस फोर्स को कैलकुलेट करने के हमने डिफरेंट मेथड्स देखे। कूलम्स लॉ उनमें से सबसे आसान था। फिर हमने उसको फर्दर एक्सटेंड किया, फिर हमने कुछ डाइवर्जेंस की उसकी, यानी कुछ और चीज़ें कैलकुलेट की, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जो हमने देखा कि बहुत यूज़फुल चीज़ है। जब हमने फोर्सेस कैलकुलेट करनी होती है तो जो, या इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमें एक और वे प्रोवाइड करता है, एक आसान और बेहतर वे प्रोवाइड करता है यही चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। और फिर हम इन चार्जेस की एप्लीकेशंस की तरफ चले गए। एप्लीकेशंस की तरफ चलने जाने का मतलब ये है कि पहले ये फोर्सेस और ये सारा कुछ जो था, ये मेथड्स थे जिनको थ्योरेटिकली हमने समझना होता है, और फिर एप्लीकेशंस होती हैं कि उन मेथड्स को हम प्रैक्टिकल जो डिवाइसेस होती हैं उनमें कैसे यूज़ करते हैं। और वहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस की डायनामिक्स है, यानी चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो किस तरह के असरात ज़ाहिर करते हैं, वो पढ़े, जिसमें हमारे पास करंट और फिर डिवाइसेस और डिवाइसेस में लगने वाले जो हमारे पास हैं दूसरी चीज़ें, जैसे कैपेसिटर है या रेजिस्टेंस है, जिनको आप सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ी। खैर, तो वो हम पढ़ चुके हैं, और यूँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है इस कोर्स का वो ख़त्म हो गया, और अब हम मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैग्नेटिज्म बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही है। यानी जैसे चार्जेस जो हैं, जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता, हम देखेंगे कि उसी तरह की फोर्सेस जो हैं जब आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा कि वो चार्जेस जो हैं वो लाजमी तौर पे मोशन में होने चाहिए। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक चार्जेस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाता है Fe, जिसको हमने कहा था किसी चार्ज Q के ऊपर जब वो चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो ये रिलेशनशिप जो था ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए वैलिड था। इसमें जो चार्ज Q है ये चाहे रेस्ट के ऊपर होता या फिर मोशन में होता, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ऊपर फोर्स लगाता। लेकिन हम देखेंगे मैग्नेटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस ही, मैग्नेटिक चार्जेस की भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस की ही मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे किसी एक जगह पे स्टिल, तो इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। लेकिन अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में से गुजर रहे होंगे तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। सो मोशन ज़रूरी है मैग्नेटिक फोर्स के एक्ट करने के लिए, बट ये अभी हम आज लेक्चर में आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में, या जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिफ़ाइन किया था वैसे ही हम मैग्नेटिक चार्जेस, चले मैं नहीं कहता लेकिन चले वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड्स की, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री जो है ना ये बहुत पुरानी है, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक चार्जेस से भी पुरानी है। तकरीबन 800 सदियाँ बिफ़ोर कॉमन इरा जनरली वो इरा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का माना जाता है, जिसको आप BCE कहते हैं। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 800 साल पहले तक, BCE तक लोगों को इन मटेरियल्स के बारे में पता था। यानी यूनानी लोगों ने ऐसे मटेरियल फाइंड किए थे, मिसाल के तौर पे जैसे ये पेंसिल है, ऐसे मटेरियल उन्होंने फाइंड कर लिए थे कि ये मटेरियल कुछ मखसूस किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखते थे। और उन प्रॉपर्टीज़ में एक ये थी कि ये कुछ दूसरे मटेरियल्स को, धातों को, मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। लेकिन मज़े की बात ये थी कि ये कुछ मखसूस मेटल्स को अट्रैक्ट करते थे, बाकी दूसरी मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे ये आयरन को या लोहे को अट्रैक्ट करते थे या रिपेल करते थे, ये मटेरियल जो उन्होंने ढूंढे थे। लेट्स से कि इन मटेरियल्स का भी कोई नाम उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन ये सोने या चांदी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते थे।
फिर ये एक प्रॉपर्टी थी। फिर उन्होंने इनकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखी। बाय द वे इन मटेरियल को उन्होंने मैग्नीशिया का नाम दिया, आई बिलीव, बिकॉज ऑफ के जिस इलाके में ये मिले थे यूनान के, उस इलाके का नाम जो था मैग्नीशिया था। फिर उन्होंने ये देखा कि अगर आप इसको ऐसे सस्पेंड करते हैं, जैसे ये पेंसिल है, तो ऐसे ही अगर आप उस मटेरियल का मैग्नीशिया का कोई टुकड़ा लेते हैं और उसको किसी धागे से बांध के सस्पेंड करते हैं हवा में, तो ये एक ख़ास डायरेक्शन में इसकी जो एक साइड है ना, मतलब अगर आप उनको एक साइड्स के ऊपर निशान लगा दें 1 और 2, तो हमेशा इन दोनों में से लेट से साइड 1 जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में ही पॉइंट करती थी। और वो ख़ास डायरेक्शन जो है वो आप इस लेफ़्ट वाली डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली थी कि जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल हैं उनमें उस मटेरियल का लेट से जो साइड 1 थी वो हमेशा ही नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट होती थी। तो ये इस तस्वीर में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वो एक मटेरियल है जिसको सस्पेंड किया गया है और इसकी ये जो लाल वाली साइड है ना, ये ऊपर वाली, शायद आपको बुक में नज़र ना आए, लेकिन ये रेड कलर है, तो ये कलर जो है ये हमेशा ही नॉर्थ पोल की तरफ इसकी सिमत होती थी। इस मटेरियल को उन्होंने कंपस का नाम दिया। ये वही कंपस है जिसको हम भी इस्तेमाल करते हैं, कुतुबनुमा। तो ये जो इसकी साइड थी जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर किया हुआ है, इसको उन्होंने नॉर्थ पोल का नाम दिया बिकॉज़ ये अर्थ के जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल था उसकी तरफ इसकी सिमत होती थी। और दूसरी साइड जिसको इन्होंने इस तस्वीर में सफ़ेद रखा हुआ है, मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया है, इसको उन्होंने साउथ का नाम दिया क्योंकि ये नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में होती थी। तो नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो पोल है वो साउथ होता है, तो इसलिए इन्होंने साउथ पोल का नाम दिया। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ। जो जियोग्राफी है ना, ये स्ट्रक्चर है, ज़मीन की साख्त है, हमारी अर्थ की साख्त है। तो जियोग्राफिक नॉर्थ का मतलब ये है कि जियोग्राफिकली अर्थ की जिस साइड को हम नॉर्थ कहते हैं वो जियोग्राफिक नॉर्थ है और जिसको हम साउथ कहते हैं वो जियोग्राफिक साउथ है। यानी नॉर्थ के ऊपर आपके पास ये जो ममालिक मौजूद हैं जैसे स्वीडन है या नॉर्वे है, तो ये नॉर्थ पोल के ऊपर हैं, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के ऊपर हैं। सिमिलरली ये जो बॉटम में है अंटार्कटिका या फिर रशिया या इस तरह के दूसरे ममालिक जो साउथ पोल के करीब पड़ते हैं, जैसे साइबेरिया है, आई बिलीव इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अर्थ के जियोग्राफिक साउथ पोल के ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपने इस डिस्टिंक्शन को समझना है क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ जो हैं ये अर्थ के एक्चुअल नॉर्थ या साउथ पोल नहीं है। तो इनको जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ, कंपस को नॉर्थ या साउथ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये अर्थ के साथ अलाइन हो जाते थे। यानी जिस तरफ अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन है, कंपस की वो साइड जो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होती थी उसको नॉर्थ पोल का नाम दिया गया। ठीक है, यही सूरत हाल जो है ये कंपस करता था जब आप इसको किसी बार मैग्नेट के साथ रखते। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेड कलर को हमने कहा था नॉर्थ। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ है ना, ये मैग्नेट के नॉर्थ से अवे है, यानी जो पोल मैग्नेट की नॉर्थ की तरफ है वो साउथ पोल है इस कंपस का। तो यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि अगर आप इसको एक तरह की अट्रैक्शन के तौर पे समझें, और बाय द वे अट्रैक्शन होती भी है, तो अगर आप इसको अट्रैक्शन के तौर पे समझते हैं तो जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ये दो पोल हैं इस मटेरियल के, जिसको हमने मैग्नीशिया कहा था और आज की लैंग्वेज में जिसको हम मैग्नेट के तौर पे जानते हैं। तो इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है, वो दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। और यहाँ से अब वो सवाल का हम वापस जवाब आते हैं जो मैंने यहाँ पे कहा था कि ये जो नॉर्थ है ये अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्थ पोल को तो साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो फिर ये वाला जो कंपस का नॉर्थ है ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ क्यों पॉइंट हो रहा है? तो यहाँ पे सवाल का जवाब ये है कि हमने कहा था कि ये अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, यानी जिस डायरेक्शन में जो कंपस है वो अगर उसको आप फ्रीली लटकाएं तो वो उस डायरेक्शन में पॉइंट होगा, तो वो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ है। अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ है वो हमारे पास इस सिमत में होगा जहाँ पे उसका जियोग्राफिक साउथ है, और जो नॉर्थ है जियोग्राफिक वहाँ पे एक्चुअल साउथ होगा।
तो अगर इधर एक्चुअल साउथ है तो अब आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ जो है ये साउथ की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। खैर, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। एक और प्रॉपर्टी इन मटेरियल्स की ये देखी गई कि जब किसी वायर में से करंट गुजर रहा होता है और उसके इर्द गिर्द अगर आप इस कंपस को रखते हैं तो ये कंपस की नीडल जो है ना, अगर आप इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर रखें तो ये हमेशा ऐसे सर्कल्स बनाती है। और ये वो पहला इशारा है इस तरफ के जो करंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और ये पहला इशारा इस तरफ भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। और आप में से बहुत सारों ने नाम सुन रखा होगा मैक्सवेल इक्वेशंस का, और वो एक्सप्लिसिट इक्वेशंस हैं जो रिलेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैग्नेटिक फील्ड्स से या इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये जो बेसिक एक बुनियादी प्रॉपर्टी है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी वायर में से करंट गुजर रहा हो और आप उसके गिर्द कंपस रखते हैं तो कंपस हमने देखा है कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। तो अगर कंपस जो है वो किसी ख़ास डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन किसी ख़ास सिमत में कर लेता है मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर रखने से, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट है जिस वायर में से गुजर रहा है वो अपने इर्द गिर्द ज़रूर ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये अर्थ प्रोड्यूस करती है, ये जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कंपस जो है वो अलाइन करता है नॉर्थ की तरफ अपनी डायरेक्शन, जैसे ये अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ में हमने इसको देखा था। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ऐसी ही की कोई चीज़ इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। एंड दिस इज़ द सिग्नल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी और चार्ज को रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, बिल्कुल ऐसे ही किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप कंपस को रखें तो उसकी डिफ्लेक्शन से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरफ हैं। तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है, इसको मैं आगे चल के वैसे डिस्कस भी करना था अलहदा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे चार्जेस भी मौजूद हैं जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में थे जिनको हमने टेस्ट चार्जेस कहा था, क्या ऐसे मैग्नेटिक टेस्ट चार्जेस भी मौजूद हैं या मैग्नेटिक चार्जेस भी मौजूद हैं जिनको हम इस रीजन्स में रखें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से हो रहा है या इस बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मैग्नेटिक चार्जेस हों जिनको हम इस रीजन में रखें और हम देख सकें कि उनके ऊपर फोर्स लगती है यानी मूव होती है, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था, जैसे ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है F = Q। तो सवाल ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं भी आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, कुछ इसमें डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद मैग्नेटिक चार्जेस भी हों। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स भी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं। लेकिन चूँकि मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक चार्जेस वजूद नहीं रखते, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में से मूव करते हुए गुजरते हैं यानी कुछ स्पीड होती है, उनकी वेलोसिटी होती है, तो फिर उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। ये सारी चीज़ें हम अब ये हमारी बेसिक डिस्कशन हो गई और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक मटीरियल्स या ये बार मैग्नेट या इस तरह की चीज़ें जिनमें ये असरात पाए जाते हैं मैग्नेटिज्म के, वो शो करते हैं, उन हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और फिर हम चलेंगे आगे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की तरफ या मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन की तरफ। तो कुछ सवाल हैं जो मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्जेस के दरमियान की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है वैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि मूविंग चार्जेस का क्या मतलब है, करंट का फ्लो होना। तो जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके इर्द गिर्द लाजमी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज आप इस रीजन में इस कंपस को रखें तो आप देखते हैं कि कंपस डिफ्लेक्ट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड को जांचने का एक तरीका है। तो पहला सवाल ये है, लेट मी ट्राई टू हाईलाइट इट एज वी मूव फॉरवर्ड। ओके, आई हैव द हाईलाइटर सो आई विल यूज दिस कलर। पहला सवाल ये है कि डज देयर एग्जिस्ट इन नेचर अ मैग्नेटिक टेस्ट चार्ज, बिल्कुल वही बात जो मैंने की है, that could be used to determine the strength and direction of magnetic field। ओके, तो ये वो सवाल है जो अभी मैंने उठाया है कि मैंने कहा था
लेट मी एक्चुअली कॉपी दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हेयर, ताकि हम इसको नीचे लगा सकें। कॉपी इसको हम करते हैं इधर पेस्ट, ताकि हम इसका पैरेलल मुशाहिदा कर सकें। तो सवाल ये है कि जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताती है कि हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज है, इसको आप चाहें तो क्यू नोड कह लें, जो टेस्ट चार्ज हम डिफ़ाइन करते आए थे हाइपोथेटिकल। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे मैग्नेटिक टेस्ट चार्जेस भी मौजूद हैं जिनको हम किसी ऐसे रीजन में रखें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, जैसे बार मैग्नेट के इर्द गिर्द, और इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगे। तो सवाल का जवाब ये है कि ऐसे मौजूद नहीं है। थ्योरेटिकली हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे चार्जेस होना चाहिए, लेकिन ये हमारी बायस्डनेस कह लें आप, या उम्मीद कह लें, क्योंकि हमें पता है कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टीज़ भी एक तरह की हैं, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी प्रोड्यूस होते हों। तो हमारी बायस्डनेस ये कहती है कि ऐसे चार्जेस होने चाहिए, यानी मैग्नेटिक चार्जेस होने चाहिए, जिनको आप आइसोलेटेड चार्जेस कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज तक जितनी भी साइंसी सर्च हुई है उनमें मैग्नेटिक चार्जेस जो हैं वो आइसोलेटेड हालत में नहीं मिले। आइसोलेटेड हालत में ना मिलने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसको आइसोलेटेड चार्ज कहते हैं। मैग्नेटिक चार्जेस के केस में ऐसे कोई आइसोलेटेड चार्जेस नहीं मिले। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स मिले हैं उनमें जो चार्जेस हैं वो पेयर्स में आते हैं। और यहाँ पे मैं जब मैग्नेटिक चार्जेस पेयर्स में आते हैं कह रहा हूँ, तो मैं रिलेट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और उसको आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ रिलेट कर लें, और नेगेटिव चार्ज को साउथ पोल के साथ, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर्स में आते हैं, इकट्ठे होते हैं। अगर ये मेरे पास मैग्नेट है तो इसका एक सिरा नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई ऐसा मैग्नेट मिले जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो। अगर मैं इसको काट देता हूँ तो मेरे पास दो पेंसिल के हाफ बनेंगे, दोनों के अंदर साउथ पोल भी होंगे, नॉर्थ पोल भी, और इसको मैं जितने छोटे छोटे टुकड़ों में काटता जाऊं, ये मेरे पास उतने कंप्लीट मैग्नेट बनते जाएंगे। यानी हर टुकड़े के अंदर अपना नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, अपना साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। सो जो आइसोलेटेड चार्जेस है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी सर्च बहुत सारे साइंसदानों ने की है। इंटरेस्टिंगली 2019 में मैं बैरी बैरिश को मिला था, जिसको गालिबन 2017 में ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उससे मैंने पूछा कि सारी ज़िंदगी में आप साइंस में कौन कौन सा काम करते रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स पर काम करने से पहले, जो उसने गालिबन 1970s में स्टार्ट किया था, कहता है उससे पहले मैंने 10 साल लगाए मैग्नेटिक मोनोपोल्स की रिसर्च के ऊपर कि किसी तरीके से मिल जाए। कहता है मुझे कामयाबी नहीं मिली। सो पॉइंट बीइंग कि बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन मैग्नेटिक मोनोपोल्स, इनको कहते हैं मैग्नेटिक आइसोलेटेड चार्जेस को, उनकी सर्च के ऊपर लगाया है, लेकिन उनको नहीं मिल पाए। तो नो, देयर आर नो मैग्नेटिक टेस्ट चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस इस रिगार्ड में उनसे डिफरेंट हैं। जो दूसरा सवाल हम खुद से आस्क सकते हैं, जो दूसरा सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं, वो ये है कि कैन वी यूज़, ओके लेट्स गो बैक टू माई हाईलाइटर, कैन वी यूज़ एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज टू प्रोब मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये अब वो सवाल है कि अगर हमारे पास अब मैग्नेटिक टेस्ट चार्जेस नहीं है तो क्या हम इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इन जनरल जो आंसर है वो है येस, और यही वो तरीका है जो हम यूज़ करेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है थोड़ा सा मुख्तलिफ है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, चाहे चार्ज जो है क्यू नॉट जो है ये रेस्ट के ऊपर हो या मोशन में हो। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करते हुए, तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो चार्ज है इलेक्ट्रिक, वो लाजमी तौर पे मूव कर रहा हो। अगर आप उसको किसी रीजन के अंदर जस्ट जाके रख देंगे रेस्ट के ऊपर, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आप चेक करना चाहते हैं, तो आपको कोई मोशन नहीं मिलेगी और आप ये नहीं बता सकेंगे कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। अगर आपने बताना है, ये देखना है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको लाजमी तौर पे उस रीजन में से इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी स्पीड से गुजारना होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट के ऊपर नहीं हो सकता, वो हरकत में होगा, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, चाहे वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो, लेकिन वो मूव कर रहा होना चाहिए।
और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सिर्फ मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। ये भी हमारा आज का टॉपिक है, हम इसका एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो कि एम्पिरिकल होगा यानी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा। तो इस सवाल का इन जनरल जवाब यस है कि यस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो चार्जेस जो है वो मोशन में होने चाहिए। जो थर्ड क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, वो ये है कि ओके अगेन माय कलर इज़ गॉन, हाइलाइटर इज़ गॉन। इफ़ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन कैन बी यूज्ड टू प्रोब मैग्नेटिक फील्ड, कैन इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? तो इस सवाल का जवाब भी मैं ऊपर आपको दे चुका हूँ। ये बिल्कुल इसका उलट सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रोब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और जवाब ये था कि किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि चार्जेस लाजमी तौर पे मूव कर रहे होने चाहिए। ये सवाल बिल्कुल उसकी उलट सिमत में है। ये सवाल ये कहता है कि अगर वो बात सच है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, तो क्या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा भी कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब भी यस है। और इस सवाल का जवाब ये है जो हम ऊपर दे के आए हैं, जो एक्सपेरिमेंटली देखा जा चुका है कि जब चार्जेस मूव करते हैं किसी वायर में से तो वो चार्जेस की मोशन ही है। तो उसके इर्द गिर्द अगर आप कंपस रखते हैं तो उस कंपस में डिफ्लेक्शन होती है, विच इज़ अगेन अ सिग्नल कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो इस सवाल का जवाब भी यस है। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के आंसर यस हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन ऊपर है और कंडीशन मोशन की है कि चार्जेस शुड बी इन मोशन। चार्जेस एट रेस्ट कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्जेस एट रेस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। Charges in motion can be used to detect magnetic field and charges in motion can be used to produce magnetic field. और by the way charges electric charges हैं, we have negated the possibility of magnetic charges. Okay, next question है in electrostatics, oh my dear lord, in electrostatics we associated an electric potential energy with a test charge in an electric field. सेक्शन 28.2 में ये बात आई थी। इज देयर अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और इसमें हेलिडे रेजनिक और क्रेन की बुक में एक इसका बहुत खूबसूरत कंप्लीट आंसर दिया हुआ है। और जवाब ये है कि नहीं, इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्जेस के रिलेट के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे पढ़ के आए हैं, जो मेरे ख्याल में रेशियो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उस चार्ज की जिसको आप मूव कर रहे होते हैं उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले रीजन के अंदर। रेशियो होती है जो प्रोडक्ट वाट एवर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सो इट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जहाँ पे आप चार्ज को मूव करते हैं। इस केस में जवाब इसका नो है। उसकी रीज़न ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना चार्जेस की वजह से, वो रिक्वायर करती है कि जो फील्ड है कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कंजर्वेटिव हो और वो जो फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव हो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे है। प्रॉब्लम ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तकरीबन 7-8 मिनट में या 10 मिनट में हम उधर पहुंच जाएंगे। जो मैग्नेटिक फोर्स है ना ये नॉन कंजर्वेटिव है। इनफैक्ट जितनी भी फोर्सेस जो वेलोसिटी डिपेंडेंट होती हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। जो फोर्सेस वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होती वो कंजर्वेटिव होती हैं। ये देखें ये फोर्स जो है ना, इस फोर्स में कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं आ रही, राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी वेलोसिटी नहीं होती। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन नहीं याद तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन है, लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन थी किसी भी टेस्ट चार्ज के लिए वो क्या थी, Q/r²। इसमें कहीं भी आपको वेलोसिटी नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड में चल के देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें वेलोसिटी आती है और वो हमें समझ भी आती है कि वेलोसिटी आनी चाहिए, बिकॉज यही तो हमने अभी तक फिगर आउट किया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है
ये मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब चार्जेस मूव कर रहे हो, यानी उनकी कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी हो। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो लाजमी तौर पे वेलोसिटी डिपेंडेंट होगी। और जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। और हम ये पढ़ के आए हैं कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जा सकती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंपल फार्मूला आप mgh जानते हैं, वो भी हमने इसलिए डिफाइन की थी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया टॉपिक 28.2 में, और उसकी रीज़न भी ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो कंजर्वेटिव फोर्स थी। लेकिन आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जनरल जो एक बेसिक डायग्नोसिस है, तशखीस है, जैसे आप बीमारी की तशखीस करते हैं, वो ये है कि आप उसके फार्मूला के ऊपर देखें और अगर वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो वो लाजमी तौर पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ओके, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस जो होती हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी मैग्नेटिक फील्ड्स के रिलेटेड। अब हम ज़रा इस चीज़ को समराइज़ कर लेते हैं, और वो समरी ये है कि आप उस समरी को इन दो एक्सप्रेशंस में, एक्सप्रेशंस तो मैं नहीं कहूँगा, इन दो तसलसल चलें इस सीरीज़ में लिख सकते हैं। शायद ये आपके लिए विजिबल ना हो क्योंकि मेरे पास जो बुक है इट्स अ वेरी बैड स्कैन और मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या बता रहा है। तसलसल ये बता रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केस में, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं और इन रिस्पॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फर्दर इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दैट्स हाउ इट हैपन्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स कि आपके पास चार्जेस हैं, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वो फील्ड प्रोड्यूस करेंगी और वो फील्ड इन रिस्पॉन्स फिर और इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब हम देख चुके हैं कि ना तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और ना ही उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा सकता है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए कंडीशन ये बनती है, अगेन मैं इसको बॉक्स के अंदर कर दूं, कि हमारे पास मैग्नेटिक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ओके, और वो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड फिर उन फर्दर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। सो ओके, दिस कंडीशन जिसको मैंने अभी सर्कल के अंदर लिखा है, ये हमारे पास नहीं होती, यानी हमारे पास मैग्नेटिक चार्जेस नहीं है और उन मैग्नेटिक चार्जेस नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर उन मैग्नेटिक चार्जेस के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन जो शर्त है वो ये वाली है कि हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हों, तो वो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मज़ीद मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा। दैट्स इट, वी हैव कवर्ड ऑल द समरी। ये एंड पे मैंने वही प्रॉपर्टी लिखी है जो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि लाइक पोल्स, जैसे कि लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अपोजिट चार्जेस के को अट्रैक्ट करते हैं। तो पोल्स मैंने कहा कि दो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आप नॉर्थ पोल के करीब किसी दूसरे नॉर्थ पोल को लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं। और अगर आप नॉर्थ पोल के करीब साउथ पोल को लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो रूल सिंपल है कि लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो बाकी ये सारे रूल्स जो हैं वो सिंपल हैं, सिर्फ थोड़ी सी इसमें तब्दीलियाँ आती हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स से जब मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ आते हैं, और वो तब्दीलियाँ मैंने आपको समराइज़ कर दी हैं कि क्या होती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ड्राइव अ फार्मूला फॉर, ओके, जिसका मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ भी नहीं है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ड्राइव द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। और हम चूँकि ये अब एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, तो ये है, अब टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो अब हमने ये देखना है कि कोई भी
जब मूविंग चार्ज किसी ऐसे रीजन में से गुजर रहा होता है जिस रीजन में हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, तो उसके ऊपर फोर्स किस तरह की लगती है। ओके, तो सिंपल सा, और ये जितना भी मैं इस टॉपिक में आपको रिजल्ट्स बताऊंगा, बातें बताऊंगा, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हैं, विच मीन्स कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ड्राइव करेंगे या अखज़ करेंगे इस टॉपिक के एंड के ऊपर अगले 5-7 मिनट में, वो एक एम्पिरिकल फार्मूला है, विच मीन्स कि उसको हमने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे अखज़ किया है। तो हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास किसी रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उसको हम, ज़ाहिर है अब हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो मैग्नेट्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये ब्लू वाला जो है ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये उसका नॉर्थ पोल है। जो साउथ पोल है वो इस तरफ है, वी आर नॉट वरीड अबाउट साउथ पोल, हम सिर्फ नॉर्थ पोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल को अब फर्दर मज़ीद मैं यूँ भी दिखा देता हूँ कि ये एक लाइन है जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल पैरेलल है। यानी अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये जो लाइन, कौन सा कलर है ये, जामनी, चलिए जो भी कलर है, तो बिल्कुल उसके पैरेलल ये हमारी एक लाइन है। ओके, यानी ये लाइन जो है ये नॉर्थ पोल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है जब इस सिमत में हम जाएंगे, और 180 का एंगल बनाएगी जब इस सिमत में जाएंगे। और इसको फर्दर मैं ये कह लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी वो पॉइंट है जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स को चेक करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला काम है वो हम ये कर सकते हैं कि हम एक चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं जिसका चार्ज क्यू है। फ़र्ज़ करें ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि अगर जो ये चार्ज पार्टिकल है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो परपेंडिकुलर हो इस नॉर्थ पोल के, यानी इस लाइन के, यानी ये इस डायरेक्शन में हो। चूँकि अब 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो मैं इसको इस सिमत में दिखा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसकी इलेक्ट्रॉन की या जो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन है, और ये इस जो पर्पल लाइन है इसके साथ 90 का एंगल बना रही है। तो हम ये देखते हैं कि जो फोर्स लगती है इस चार्ज के ऊपर, जो पॉइंट पी के ऊपर पहुंचता है, वो इस डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये परपेंडिकुलर होती है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा होता है। और इस लाइन के भी, जिस लाइन के लिहाज से चार्ज मूव कर रहा था, और मैंने कहा था कि इस लाइंस के लिहाज से जो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये वाली है, और इस पर्पल लाइन और इस चार्ज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो फिर हमने देखा कि जो फोर्स लगती है इस चार्ज के ऊपर वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और ये परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के भी और इस लाइन की डायरेक्शन के भी। और ये हम ये भी अखज़ करते हैं, चलिए यहाँ से मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लूँ, तो जहाँ से जो हम रूल अखज़ करते हैं विद में वाइट कलर, यहाँ से जो रूल अखज़ हम करते हैं वो ये है कि ये जो एफ बी है इट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वी। और देखें मैंने वेलोसिटी को भी वेक्टर लिखा है और फोर्स को भी वेक्टर लिखा है, विच मीन्स कि मैं डायरेक्शंस को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ से अखज़ करते हैं कि जब भी किसी ऐसे रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, और अगर आप कोई एक रेफरेंस लाइन ले लें और उस लाइन के लिहाज से अगर आप इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं, तो जब वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस रेफरेंस लाइन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा होगा, तो हम देखते हैं कि उस चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है, और वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो उस रेफरेंस लाइन और उस डायरेक्शन जिसमें चार्ज मूव कर रहा है उन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी ये तीनों चीज़ें, रेफरेंस लाइन, चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो फोर्स रिजल्टिंग लग रही है उस चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और इस सूरत में हम ये भी देखते हैं कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम होती है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि चलिए मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं वाज़ेह तौर पे दिखा सकूँ। मैं बार बार नहीं रहना चाहता
इस एक ही डायग्राम पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ से अखज़ करेंगे वो ये है कि अब हम यूँ देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी को मैंने ब्लू, लाइट ब्लू से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में हमारी रेफरेंस लाइन थी, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये दो केसेस हैं। तो अब देखें ऊपर वाली डायग्राम और नीचे वाली डायग्राम में फ़र्क है। ऊपर वाली डायग्राम में मैंने आपको कहा था कि ये जो पर्पल रेफरेंस लाइन है, v की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। इस केस में मैं कह रहा हूँ कि v जो है वो पर्पल लाइन के या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, यानी उसके साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है या 180 डिग्री का एंगल बनाती है पर्पल रेफरेंस लाइन के साथ। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स आती है, ये जो फोर्स FB है, ये हम देखते हैं कि 0 होती है। कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगती, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिसका चार्ज Q हमने सपोज किया हुआ है। रियल केस में आप इसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला सिनेरियो आता है। दूसरा सिनेरियो आता है, उसके बाद हम ये देखते हैं। अब मैं इसको चलें एक और डायग्राम बनाता हूँ। मैंने कॉपी किया हुआ है। आई होप आई शुड बी एबल टू पेस्ट इट। लेट मी ट्राई एंड ओके ग्रेट। या तो तीसरी सिचुएशन हमारे पास ये आती है। Let me see if I can move the upper diagram little bit up so that I could keep all 3 diagrams on the page. तो जो तीसरी सिचुएशन है वो हमारे पास ये आती है। एंड ओके नाउ इट काइंडा इज़ ओके। तो तीसरी सिचुएशन में मैं यूँ कह लेता हूँ कि ये जो हमारे पास ये वाला वेलोसिटी वेक्टर था ना, अब लेट्स से ये परपेंडिकुलर नहीं है इस रेफरेंस लाइन के, बल्कि इसके साथ कुछ एंगल बनाता है। तो अब चूँकि मुझे अगेन कुछ एंगल बना के दिखाना पड़ रहा है, फ़र्ज़ करें कि ये एंगल फाई है और ये इसके साथ कुछ एंगल बनाता है। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि जो फोर्स लगती है इस चार्ज के ऊपर, वो FB जो है वो प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ एंगल फाई के। ये जिस एंगल के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा होता है ना, चार्ज पार्टिकल, वो उसके साथ प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आते हैं। तो यहाँ से हम एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं, और वो नतीजा ये है, और कुछ बातें और भी हैं, और वो ये हैं कि हम चलें, अभी तक मैं कह रहा था कि जो हमारा चार्ज है ना वो उसका चार्ज Q है। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं। ये जो फोर्स है ना, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि उस चार्ज के ऊपर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी आप प्रोटॉन यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है ना, वो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसके लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ। तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, जिसको हमने FB अब मैग्नीट्यूड कहा है, ये जो है ये चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। इट डजंट रियली मैटर कि आप इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं या प्रोटॉन यूज़ कर रहे हैं, जो मैक्सिमम फोर्स है ना वो सेम होगी दोनों के लिए। और चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स होगी वो सेम होगी। सो इट डजंट डिपेंड ऑन चार्ज, द साइन ऑफ चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये एक और प्रॉपर्टी है इस फोर्स की। और एक और चीज़ ये भी देखी गई है कि ये जो फोर्स है ना FB, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, ये प्रोपोर्शनल है चार्ज की स्पीड के मैग्नीट्यूड के। अब देखें, चार्ज मूव कर रहा है ना, ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, और हमने अभी तक ये नहीं कहा कि चार्ज, अगर एक चार्ज लेट्स से वेलोसिटी v1 से जाता है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगती है, तो क्या हो अगर हम उसकी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा कर दें, उसकी वेलोसिटी को v2 कर दें, जो पहले वाली v1 से मुख्तलिफ हो। तो ये देखा गया है कि आप जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, और अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स जो है वो कम लगेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, तो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं जो एक्सपेरिमेंटल हैं। पहली, लेट मी काउंट देम। पहली कि अगर इस रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो फोर्स मैक्सिमम होगी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी वेलोसिटी और रेफरेंस लाइन के। जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो ये है कि अगर वेलोसिटी जो है, यानी चार्ज की मोशन, इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो कोई फोर्स नहीं लगती। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप इस चार्ज को रेफरेंस लाइन के साथ किसी एंगल के ऊपर भेजते हैं, और एंगल फाई अगर आप उसको कहते हैं, तो जो फोर्स लगेगी वो प्रोपोर्शनल होगी साइन फाई के। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर आप चार्ज की मैग्नीट्यूड लेते हैं,
दूसरे अल्फाज में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को पहले फायर करते हैं और फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप प्रोटॉन को फायर करते हैं तो जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि साइन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की वो सेम रहती है दोनों केसेस में, विच मीन्स के जो ये फोर्स है जिसको हमने मैग्नेटिक फोर्स कहा है ये चार्ज के साइन के ऊपर डिपेंड नहीं करती इसकी मैग्नीट्यूड। और फाइनली हमने पांचवी प्रॉपर्टी ये देखी है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ज़्यादा स्पीड से पार्टिकल भेजेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, अगर कम स्पीड से पार्टिकल को भेजते हैं तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर आप इन 5 प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करें तो हमारे पास जो एक रिज़ल्ट आता है मैग्नीट्यूड के लिए वो ये आता है कि जो फोर्स है ना, जो फोर्स है वो हमारे पास आती है प्रोपोर्शनल एफ मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल है क्यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ फाई। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको आप ख़त्म कर सकते हैं और आप इसको ख़त्म एक सूरत में कर सकते हैं एक और क्वांटिटी की फॉर्म में। ये मैं समझाने की खातिर आपको कह रहा हूँ। और वो क्वांटिटी ये है कि हमें पता है कि फोर्स जो है चार्ज के ऊपर उसी सूरत में लगती है जब उस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। तो आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके यूँ कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है एक मैग्नेटिक फील्ड बी के। और ये जो बी है ना, ये अब सिंबल जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये हमारा पहला तारुफ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। एक और बात भी आप लोग याद रखें कि शायद कॉलेज की बुक्स में और मेरे ख्याल में मैंने पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ मैंने KPK में पढ़ाया है। तो उनकी जो बुक्स थी ना उसके लिए, शायद ये पंजाब में भी हो लेकिन KPK की बुक में मुझे याद है मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ था या कुछ, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखते हैं। तो बहुत सारे नाम यूज़ होते हैं और ये नाम जो है, ये नॉमेनक्लेचर जो है इट्स प्योरली पर्सनल कि कोई बंदा जो है अगर वो टेक्स्ट बुक लिख रहा है तो वो कैसे यूज़ करता है। कुछ इसके लिए सिंबल H यूज़ करते हैं, कुछ B यूज़ करते हैं, जैसे मैंने नाम बताया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन ये यूज़ करते हैं। लेकिन जिनकी रियल डिस्टिंक्शन है ना ये आप एक दफ़ा डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो H सिंबल है वो उस सूरत में यूज़ होता है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये उस सिनेरियो में है जिसमें इसको B लिखा जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आप H लिखते हैं। तो खैर ये डिस्टिंक्शन है इसमें, लेकिन इस सूरत में आप ये याद रखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड B है जो स्पेस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट्स की वजह से और चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसमें हम इस सूरत में देखेंगे। ये वार्निंग वैसे HRK की बुक में भी दी हुई है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। और यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, मैं इसको ब्लू कलर में लिखता हूँ, डेफिनेशन आती है। और मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास ये बनती है FB डिवाइडेड बाई QV। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो ये जो FB है ये मैक्सिमम है। और देखें कि चूँकि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने साइन थीटा को नहीं लिखा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में जो साइन फाई है, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज दैट, क्योंकि एंगल तो एंगल है, इसको आप अल्फा बीटा गामा ABC थीटा फाई साई काई कुछ भी कह लें। ओके, तो ये जो साइन फाई की वैल्यू है, चूँकि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 होती है। यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स भी देख सकते हैं। फोर्स के यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन होते हैं, चार्ज के यूनिट जो हैं वो कूलम्ब होते हैं, वेलोसिटी के यूनिट जो हैं वो मीटर्स पर सेकंड होते हैं और ये बन जाएंगे न्यूटन। और कूलम पर सेकंड जो है चार्ज डिवाइड बाई टाइम है तो वो आपका करंट होता है, करंट के यूनिट एम्पेयर होते हैं, तो आप कूलम पर सेकंड को एम्पेयर लिख सकते हैं। तो ये न्यूटन पर एम्पेयर मीटर बन जाएंगे और इसको डिफाइन किया जाता है टेस्ला। टेस्ला जो है ये डेफिनेशन है, यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की और SI यूनिट्स में ये इक्वल होते हैं न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के। एक और यूनिट्स भी हैं इसके जो पुराने यूनिट हैं जिसको गॉश कहते हैं, और हमारे पास जो 1 टेस्ला है वो 10⁻⁴ गॉश के बराबर होता है।
तो आप देख सकते हैं कि टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा यूनिट है, विच मीन्स के लैब्स के अंदर हाई मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ला प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक 5 या 10 टेस्ला इज़ वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस। और उसकी रीजंस क्वाइट ऑब्वियस। लेट मी गिव यू क्विक रीजन, ऑल्दो इट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न बट इट्स गुड टू हैव नॉलेज ऑफ दैट कि क्यों मुश्किल होता है। आप मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? करंट के फ्लो की वजह से, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर आपने हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो आपको हाई करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। और अगर आप हाई करंट वायर्स में से फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे तो वायर्स पिघल जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो जो वायर है, अगर कॉपर की है तो उसका तो मेरे ख्याल में 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो पिघल जाएगी। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो जिन जगहों पे आप, ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूस नहीं किए जाते, जिन जगहों पे हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ पे हमें कंडेंसर्स या कूलिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो वो बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ किया जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो लोगों ने हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन की लैब्स बनाई हुई हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग हियर। तो यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ आप इस फोर्स की देख सकते हैं, इस फोर्स की, कि ये मैक्सिमम कब होगी, जब, चूँकि ये एंगल पे भी डिपेंड करती है। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ ये हमने ऊपर लिखी हैं जिनसे हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है, इन प्रॉपर्टीज़ को आप इस फार्मूला से वापस देख भी सकते हैं, और ये आपको ये बताता है कि ये जो फार्मूला हमने लिखा है वो सही है। और वो ये है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब फाई मैक्सिमम होगा, जब साइन फाई मैक्सिमम होगा। और साइन फाई मैक्सिमम कब होता है, जब फाई जो है वो 90 डिग्री हो, विच मीन्स कि ये जो क्यू और वी है ये आपस में, सॉरी, ये जो बी और वी हैं ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली डायग्राम में मैंने कहा था कि ये रेफरेंस लाइन जो है, अगर ये वी इसके परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री का एंगल हो तो फोर्स मैक्सिमम लगती है। और हम देख सकते हैं यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस रेफरेंस लाइन की तरफ है। तो अब आप देख लें कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में हो, तो वी क्रॉस बी जब आप लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, और ये आप देख भी सकते हैं नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में निकल के जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब आप वी क्रॉस बी लेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ये वही रिजल्ट है जो हमने पहले एक्सपेरिमेंटली देखा था और अब हम उसको थ्योरेटिकली देख रहे हैं। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि फोर्स ज़ीरो होगी जब फाई ज़ीरो हो, विच मीन्स पैरेलल या एंटी पैरेलल, और वो ये वाला रिज़ल्ट है, हम देख चुके हैं। तीसरा रिज़ल्ट ये है कि अगर साइन की वैल्यू जो है वो कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो फोर्स भी ज़ीरो और मैक्सिमम के दरमियान कुछ नॉन ज़ीरो होगी। सो ये वाला रिज़ल्ट, विच मीन्स कि हमने ये जो फार्मूला फोर्स का ड्राइव किया है, मैग्नेटिक फोर्स का, ये फार्मूला सही है। ओके, अब quickly let's talk about one more thing. I wanted to talk about two more things, but let's see where we can go. I want to keep the lecture around 60 minutes and I already have utilized like 48 minutes. So, okay. So, अब हमारे पास दो तरह की फोर्सेज आ गई हैं, ओके। एक जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। और इन दोनों फोर्सेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नई फोर्स आई है जिसको लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। ओके, ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नई फोर्स, मुझे ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट अ न्यू फोर्स, इट्स जस्ट द ओल्ड फोर्स, सम ऑफ टू ओल्ड फोर्सेस। तो लोरेंट्ज़ फोर्स जो है ये हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसको हम लिख लेते हैं एफ लोरेंट्ज़, और इट्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो एफ ई है प्लस मैग्नेटिक फोर्स जो एफ बी है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी वो किसके इक्वल थी, क्यू ई के इक्वल थी। और हमने मैग्नेटिक फोर्स देखी है, ये किसके इक्वल है, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल है। और बाय द वे मैं इसको लिखना भूल गया, लेकिन अगर आप देखें तो ये वाली जो फोर्स हमने लिखी है इट्स क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि वी क्रॉस बी जो है वो वी बी साइन थीटा होता है। तो ये हमें डायरेक्ट इस चीज़ के बारे में इंसाइट देता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट्स गोना बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होने वाली है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखने से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स आती है। लेट मी राइट इट डाउन हियर एंड पुट अ बॉक्स अराउंड इट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। तो एफ लॉरेंस जो है एफ एल ये इक्वल है हमारे पास क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, जिसको आप लिख सकते हैं क्यू और फिर ये बन जाएगी ई प्लस वी क्रॉस बी। ये लॉरेंस फोर्स का फार्मूला है। और ये फोर्स हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि ये वो फोर्स है जो किसी भी चार्ज Q के ऊपर एक्ट करेगी जब वो चार्ज किसी ऐसे रीजन में से गुजरेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा। एंड इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। आई एम गोइंग टू solve that application for you, a modern version of what J.J. Thomson did in 1897। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि J.J. थॉमसन ने 1897 में क्या किया था, जिसके ऊपर गालिबन उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो वो हम देख सकते हैं कि इस फोर्स की एप्लीकेशन से निकल सकता है। तो ये वो फोर्स है जो किसी चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर लगती है जो किसी ऐसे रीजन में से गुजर रहा हो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो। फर्दर जो बातें माइंड में रखने के लिए ज़रूरी हैं वो ये हैं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उन चार्जेस के ऊपर भी फोर्स लगाता है जो रेस्ट के ऊपर होते हैं और उनके ऊपर भी फोर्स लगाता है जो मोशन में होते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है जो मोशन में होते हैं। फर्दर हमें ये पता है इस एक्सप्रेशन से फर्दर हमें ये पता है इस एक्सप्रेशन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है V और B के, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। और हर वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है वो उसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करती, वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। और इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो मैं आज के लेक्चर में तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बस ये एक एग्जांपल सॉल्व करके ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन अगला लेक्चर जो होगा नेक्स्ट, उसके स्टार्ट में वो एप्लीकेशन दूंगा। एंड दैट एप्लीकेशन इज़ लाइक has one of the most important applications in modern particle physics। मैं आपका नाम बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है। खैर, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रेस्ट के ऊपर मौजूद चार्जेस के ऊपर भी फोर्स लग सकती है और मोशन में भी। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्जेस को एक्सेलरेट भी करवा सकती है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्जेस की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करती। तो ये एक्सेलरेट करवाती है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो आप कहते हैं कि एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, राइट? लेकिन वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करवाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैं एग्जांपल सॉल्व करने जा रहा हूँ और इस फोर्स की एप्लीकेशन से विच इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू व्हाट J.J. थॉमसन डिड इन बैक इन 1897। और 1897 में J.J. थॉमसन ने जो काम किया था वो क्या किया था, उसने इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो कैलकुलेट की थी। तो E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये J.J. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट का मॉडर्न वर्जन है। तो मैं एक सिंपल सा स्केच आपको देता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किया है इसमें हम एक एग्जांपल यूज़ करेंगे जो हम चैप्टर आई बिलीव 26 में कर चुके हैं। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में। यहाँ पे आपने कोई रीजन लगाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो इस रीजन की लेंथ आप कह लें कि ये L है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। ये दो प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स की जो पॉजिटिव प्लेट है वो अपवर्ड है, जो नेगेटिव प्लेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इस रीजन में मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मौजूद है। लेकिन इनिशियली आप कहते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया हुआ है। अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है इस रीजन में से गुजरेगी, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी और ये पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। मैं डिफ्लेक्शन को यूं दिखाता हूं कि ये हमारे पास सामने किसी स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाता है। ओके, और अगर हम इस स्क्रीन का डिस्टेंस डिफाइन करें सेंटर से, ये सेंटर उस हॉरिजॉन्टल लाइन के जिस डायरेक्शन में इनिशियली इलेक्ट्रॉन जा रहा था इन प्लेट्स के दरमियान एंटर होने से पहले। ये एग्जांपल बाय द वे मैंने सॉल्व की हुई है किसी लेक्चर में, चैप्टर 26 के, आप देख सकते हैं उसमें, और मुझे मिला तो मैं ऐड कर दूंगा लिंक उसका। तो ये इधर स्क्रीन के ऊपर टकराता है और आप कहते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाई डिस्टेंस है सेंटर से। तो हम पहले इस केस में ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैंने डिफ्लेक्शन अपवर्ड क्यों दिखाई है। तो अभी आपको पता चलेगा कि मैं दरअसल इसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो लेकिन अभी इसको हम क्यों ही रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये डिफ्लेक्शन कितनी है। तो हम इसको मैं रफली स्केच करने वाला हूँ जो मैंने पहले किया है 26 चैप्टर में। हमने ये कहा था कि डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है तो आप न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होती है VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, आप फिर ये अज्यूम करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मोशन, ये चार्ज पार्टिकल जो है जब वो यहाँ से निकलता है तो अपनी मोशन वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो इनिशियल स्पीड 0 है। और ये जो एक्सेलरेशन है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल तरीके से कि चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजरा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट की है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट की है तो जो न्यूटन का लॉ है सेकेंड, वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो एक्ट करती है इलेक्ट्रॉन m के ऊपर जिसकी मैस m है और उसके ऊपर चार्ज उसका एक्सेलरेशन जो है उसमें a प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है QE के, और ये बन जाएगा MA, और यहाँ से आप A कैलकुलेट कर लेंगे QE डिवाइड बाई M। तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और ये एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स जो है कितने रीजन तक एक्ट करती है उसको हमने डिफाइन किया हुआ है A। ठीक है, तो ये A डिस्टेंस तक एक्ट करती है। तो अगर आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा इस रीजन में से निकलने के लिए। ओके, तो हमारे पास जो टाइम होता है वो क्या होता है, S इक्वल्स VT। तो आप यहाँ से कैलकुलेट, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, तो आप यहाँ से ये टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S इक्वल्स जो इस केस में हमारे पास L है ये होता है V टाइम्स T के, तो ये आप यहाँ से T को कैलकुलेट कर लेते हैं L डिवाइड बाई V। तो हमारे पास टाइम भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। तो अब हम ये इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, और ये इक्वेशन में यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बैटरी भी लो हो गई है, बट लेट्स कंटिन्यू, आई एम अबाउट टू फिनिश इट। तो इससे हमारे पास जो ये y है ना डिस्टेंस, ये आ जाएगा y इक्वल्स 1/2, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू हमने निकाली है QE डिवाइडेड बाई M, और टाइम की वैल्यू हमने निकाली है L/V, और ये बन जाएगा L²/V²। S इक्वल्स VT होता है और T जो है वो L/V बन जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारे पास L भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, हमने खुद इसको कंट्रोल किया है। जो चार्ज है Q वो भी हमारे पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉन है उसकी मैस भी मौजूद है, तो हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, वेलोसिटी मौजूद नहीं है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट कि आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। मैंने कहा था कि इस रीजन में इनिशियली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया हुआ है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करें और इस तरह ऑन करें कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो इक्वेशन है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, यानी जो लॉरेंट्ज फोर्स है ना वो 0 हो जाए। अगर लॉरेंट्ज फोर्स 0 होती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, मेरी बैटरी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है, तो जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो डिफ्लेक्ट होने की बजाय सीधा गुजर जाएगा इसमें से। इस कंडीशन को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। जब ये सिचुएशन हमारे पास आती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो जाएं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी, ये बन जाएगी 0 इक्वल्स QE माइनस QVB। और यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी है, आप देखेंगे कि चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है और जो वेलोसिटी है वो आती है E डिवाइडेड बाई
बी के इक्वल। इसको, इस प्रोग्राम को या इस प्रोसीजर को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, कि आप वेलोसिटी को इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि जब भी पार्टिकल सीधा गुजरेगा किसी ऐसे रीजन में से जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हों और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो सिंपली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी और उनकी रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक दफ़ा जब आपके पास ये रेशियो आ गई तो वेलोसिटी आ गई, और यूं अब आप यहाँ से y को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो y हमारे पास बनेगा, क्या होने लग गया है, 1 डिवाइडेड बाई 2 q e बाई m l स्क्वेयर डिवाइड बाई v की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, e स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर था, तो ये बी स्क्वेयर जो है ये ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से फाइनली आप कैलकुलेट कर सकते हैं ई बाई एम, जो चार्ज क्यू है उसको आप ले सकते हैं नेगेटिव। लेट मी सी, लेट मी बी कंसिस्टेंट विद माय साइंस। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो इस एक्सप्रेशन में मैंने नहीं लिखी, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होना है, और वो नेगेटिव साइन जो है वो इस वजह से है क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डिफाइन किया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे यानी ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन की वजह से आएगा। तो यहाँ पे वाई जो है वो नेगेटिव आता है, और अब जब आप चार्ज को भी नेगेटिव करते हैं यानी क्यू को माइनस ई पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप E बाई एम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी एक्सप्रेशन आती है 2YE डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो आप देखें कि आपने E बाई एम का वो फार्मूला निकाल लिया है जिससे आप इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जल्दी में इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल डेड होने के करीब है, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि लोरेंट्ज़ फोर्स जो है इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, और नॉट सिर्फ इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे ही अब आप आगे जाएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में तो आप देखते हैं कि चार्जेस जो हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा होता है, और अभी हमने पढ़ा है कि चार्जेस जो हैं वो ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट के ऊपर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, विच मीन्स कि दोनों फील्ड्स एक ही टाइम मौजूद होंगे, दोनों फोर्सेस एक ही टाइम मौजूद होंगे, और ये एटम्स के अंदर हर वक्त हो रहा है अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, विच मीन्स कि आपको लोरेंट्ज़ फोर्स को डील करना पड़ेगा ऑल द टाइम, एंड दैट्स इन दिस रिगार्ड इट्स नॉट अ न्यू फोर्स बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितनी भी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही टाइम पे मौजूद होते हैं, और ये उसकी एक सिंपल क्लासिकल सी एग्जांपल है कि कैसे आप उसको यूज़ करते हुए वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जो जे थॉमसन ने 1897 में किया था टू कैलकुलेट चार्ज टू मास रेशियो। तो हमने यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला निकाल लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है ये उन मिकदारों की सूरत में है जो हमें मौजूद है, जो हमें मालूम है, वाई मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, और जो प्लेट्स की लेंथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वो भी हमें मालूम है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमें मालूम है तो हम इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड श्योर इनफ कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली वही नंबर देगी जो आज से 128 साल पहले 128 साल पहले जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था 1897 में। सो यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस थिंग इज के यू कैन just with simple things produce an experiment which is more than 100 years old. But let me finish my lecture here. I wanted to do one more small topic but ना तो अभी टाइम है और ना ही मेरे iPad की बैटरी साथ दे रही है, so let's finish it here and let's tackle that topic in the next lecture which is also very small but again very important practical applications. और ये चीज़ आपको यहाँ पे इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा हिंट देती है कि how important these electric and magnetic fields are, and in fact हमारी दुनिया में it's just the interactions of electric and magnetic field, at least हमारी क्लासिकल दुनिया में, इवन क्वांटम दुनिया में भी अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, आई मीन अगर आप लार्ज स्केल के ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूटन लॉज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर द टाइम नाउ आप देखें कि मैंने इसमें ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं किया, वी आर ओनली डीलिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना एंड इट्स गोना गेट इंटरेस्टिंग। ओके, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।